हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब है हमारा लेक्चर नंबर 25। ठीक है, जो 24 की ही कंटिन्यूएशन है। हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे तो हम आगे उसी को करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं अपना? इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया था, फॉर्मूला हो गया था, एब्रीविएशंस हो गई थी, एग्जाम्पल्स हमने की हैं, स्टार्ट किए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, सारा डेटा कैसे आया। ठीक है, और कैश फ्लो डायग्राम भी हो गई। अच्छा जी, अब देखो इसमें करना क्या है कि हमें उन्होंने ये सारी चीज़ें, हमने डाटा निकाल लिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो पी थी वो निकाल ली, एनुअल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस निकाल ली। ठीक है, सी। उसके अलावा हमारा एनुअल फ्यूल सेविंग्स आ गया। ये मैंने आपको बताया कि अगर सेविंग्स है तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी किस में जाएगा, बेनिफिट में जाएगा। और फर्स्ट ईयर में है तो ये A1 हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है, इंक्रीमेंट है, तो ये सारा क्या हो गया आपका, G हो गया। लाइफ गिवन है यानी N इज इक्वल टू 15 ईयर्स और इंटरेस्ट रेट क्या है, 12%। अब हम क्या करेंगे कि हमने टोटल प्रेजेंट वर्थ निकाल लेनी है कॉस्ट की। ये क्या है, देखो हमारे पास कॉस्ट काफी तरह की है। एक ये कॉस्ट है जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये भी तो कॉस्ट होती है ना। उसके बाद क्या है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये अलग है। तो हम क्या करेंगे कि इन सारों को क्या करेंगे, सारी कॉस्ट को एक ही टाइम बेस पे कर लेंगे। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया वो यही चीज थी कि आपने क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होती है ना। तो जिस तरह अगर 15 ईयर्स है तो कभी क्या कॉस्ट पड़ रही है, कभी क्या कॉस्ट पड़ रही है, उन सारों को कलेक्टिवली आपने एक किसी टाइम के लिए कन्वर्ट कर लेना है। फिर आपका क्या है क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव आप क्या है इजीली चूज कर सकोगे। अच्छा, तो ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे कि हमने क्या डिसाइड किया कि जैसे कि हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है यानी कि पी गिवन है और उसके अलावा अपना ए वगैरह गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि इन सारी कॉस्ट को इकट्ठा कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। पहले तो आ गई आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और दूसरी मतलब ये कॉस्ट है ना आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, स्टार्ट में आपने जो पैसे दिए, और एनुअल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो हमने क्या किया, पी प्लस सी पी कर लिया। यहाँ पे देखो ये कॉस्ट को इकट्ठा कर लिया, पी प्लस सी पी। ठीक है, अब हम पी यूज कर रहे हैं यानी कि ये वाला यूज कर रहे हैं, और पी क्या है कि आपने सारे को प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट वर्थ में कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल प्रेजेंट वर्थ ऑफ कॉस्ट हमने निकाली। देखो प्रेजेंट जो हमारी थी, पी से ही पी निकाल रहे हैं तो ये ऐसे ही आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, प्लस अब क्या है, हमारी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना। इसका मतलब क्या है कि एनुअल है तो ये ए है। अब ए से जब पी निकालोगे, है तो कॉस्ट ही, तो ऐड इसी के अंदर होगी, कॉस्ट के अंदर। ठीक है, ये कॉस्ट ये कॉस्ट है, कॉस्ट ही, लेकिन क्योंकि ए है, एनुअल कॉस्ट है, तो हम उसको जब प्रेजेंट वर्ड में करेंगे तो ए से जब पी निकालना होता है तो कौन सा फैक्टर यूज करते हैं, प्लस। वैल्यू तो ऐसे ही आ जाएगी लेकिन साथ फैक्टर लाजमी मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा फैक्टर है जिसमें आप ए से पी निकालते हो, ये सारा आपको पता है। ठीक है, ये वही पिछले चैप्टर जो इंटरेस्ट फॉर्मूलाज वाले थे उनमें से है, ये आपने कर लेना है। ठीक है, 12% आपका इंटरेस्ट रेट था और एन क्या है 15। तो ये आपका क्या है, वैल्यू आ गई। सही है। अच्छा जी, इसको टोटल करेंगे तो आपके पास जो प्रेजेंट वर्थ ऑफ कॉस्ट है यानी पी प्लस सी पी है, जो आपका डिनोमिनेटर है बी सी रेशो में, वो आ जाएगा, वो इतना आ गया। ठीक है जी, अब ये बात मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि क्योंकि पी से पी निकाल रहे हैं इसलिए इसके साथ कोई क्या है, मल्टीप्लाई नहीं होगा फैक्टर, यहाँ पे कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि ए से पी निकाल रहे हैं तो उसके लिए फैक्टर है, तो वो निकालते हुए जो हम वैल्यू इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आपको फैक्टर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, वो चीज हो गई। अब क्या है कि हमने निकाल लेने हैं बेनिफिट। बेनिफिट्स कैसे निकालेंगे, पहले तो क्या करेंगे, हमें पता है कि उन्होंने हमें कह दिया कि पहले साल इतना बेनिफिट होगा। ठीक है, फ्यूल इतना बचेगा। अब ये सारा बीपी है। ठीक है, बीपी की कैलकुलेशन के लिए आप कर रहे हो, कॉस्ट आपने कर ली, बेनिफिट्स निकालने। जी उसका इंक्रीमेंट है, एन आपको गिवन है, आई आपको गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम पहले एनुअल इक्विवेलेंट फ्यूल सेविंग निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे।
जाहिर सी बात है, आपको पता है जब A1 और G गिवन है तो इस दोनों से क्या निकलता है, A। आपने इंटरेस्ट फार्मूलाज वाला चैप्टर अच्छे से करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको खुद ब खुद चीजें पता चलती जाएंगी कि कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सॉरी एक सेकंड में चेक कर लूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग का। अच्छा जी, अब क्या है कि हमने A निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, हमें फॉर्मूला पता है A1 प्लस G। ठीक है, A से A निकल रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी जो कि थी 6 लाख, कोई फैक्टर साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। प्लस G से A निकल रहा है तो ऑब्वियसली हमें पता है फैक्टर G से A निकालते हुए कौन सा फैक्टर यूज होता है, ये भी उसी चैप्टर में आपने देख लेना है। ठीक है, मैं बहुत दफा आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपने फिर खुद पीछे से देखना है और सॉल्व करते हुए इसकी जो रिस्पेक्टिव इस चैप्टर की असाइनमेंट वगैरह होगी उसमें आपने वो इधर पुट करना है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास फॉर्मूला निकल, फॉर्मूला से जो फैक्टर है उससे आंसर निकल आया। ठीक है, ये आपके पास आ गया A। अभी आपके पास A निकला है। ठीक है, एनुअल इक्विवेलेंट फ्यूल सेविंग्स। आपने इसको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट वर्ड। क्यों चेंज करना है, देखो जब आपने कॉस्ट लेनी है ना प्रेजेंट की, ये वाली बात हमने की थी, तो फिर आपके बेनिफिट्स भी प्रेजेंट में ही होने चाहिए, तो आपकी ये कंप्लीट होगा रेशो। यहाँ पे क्या था कि अगर सब कुछ क्या होगा, फ्यूचर वाला होगा, तो फिर जैसा कॉस्ट फ्यूचर वाली है तो बेनिफिट भी फ्यूचर वाला होगा, फिर ये कंप्लीट होगा। हमने देखा कि हमने P प्लस CP निकाल लिया, प्रेजेंट वर्ड निकाल ली। कैसे निकाली, वो सारा बिल्कुल इजी तरीका था जैसे हमने पहले किया हुआ है, यही फॉर्मूला यूज करते हैं बिल्कुल सेम। लेकिन क्या है, हमें पता है किस पे फैक्टर लगेगा किस पे नहीं लगेगा। ठीक है, कॉस्ट की प्रेजेंट वर्ड निकाल ली। इस तरह अब आपने किसकी निकाल लेनी है, जो आपने जो बेनिफिट है ना ये, उसको भी क्या कर लेना है, उसको प्रेजेंट वर्ड में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि टाइम बेस हर चीज की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, A से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अपना P प्रेजेंट वर्ड निकाल रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, A जो आपने निकाला वो ऐसे ही आ जाएगा। ये मेथड डायरेक्ट भी हो सकता था अगर आपको सिर्फ A गिवन होता, ये बीच में क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपको डायरेक्ट A गिवन नहीं है, आपको A1 भी गिवन है, G भी गिवन है। ठीक है, तो इससे पहले आप A निकालोगे, फिर इसके बाद इससे आप क्या निकालेंगे, ये BP निकालेंगे, प्रेजेंट वर्ड निकालेंगे। कैसे निकाली, A से P निकाल रहे हो ना, तो A की वैल्यू उसी तरह आ जाएगी और A से P करने का जो फैक्टर होता है वो साथ आ जाएगा। जब वो मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ये बिल्कुल सिंपल। अब आपका BC रेशो के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए वो आपको मिल गई। क्या चाहिए, BP चाहिए, वो आपका निकल आया ये। ठीक है, और उसके बाद क्या चाहिए, P प्लस CP चाहिए, वो भी आपका पीछे निकल आया। ठीक है, किधर है ये। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को क्या है, सिंपली आपने पुट कर देना है और यहाँ पे क्या है आपका रेशियो आ गया। अब देखो हमें फाइनल कंक्लूजन कैसे लिखना है। कंक्लूजन लिखना मस्ट है ताकि पता चले, आपसे सिर्फ ये नहीं कहा गया आप BC रेशियो निकाल लें, उसमें क्या आप बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकाल लें और फिर बताएं कि वेदर द गवर्नमेंट शुड गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट और नॉट। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 1.1515 आ गया आंसर। गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट लेगी, कंस्ट्रक्शन इसकी हो सकती है, जस्टिफाइड है, क्योंकि ये क्या है, आंसर इज मोर देन 1। या तो 1 हो या तो मोर देन 1 हो, बस लेस देन 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक आपकी बात हमेशा याद रखनी है BC रेशो के लिए। ठीक है, since the BC ratio is more than 1, the construction of the bridge across the river is justified. 1 से greater आने का क्या मतलब है कि आपके जो बेनिफिट है वो कॉस्ट से ज्यादा है, यानी कि कॉस्ट आप कम ही लगा रहे हो किसी चीज पे, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट आपने किया तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिला। ठीक है, कॉस्ट कम पड़ी, बेनिफिट ज्यादा मिला, तो ये क्या इसका मतलब है कि मोर देन 1 है। तो ऑब्वियसली जब आप कॉस्ट कम पड़ रही है, लीस्ट कॉस्ट हमेशा सब चाहते हैं, और बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, जस्टिफाइड है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा ये था, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। एक बात मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगी, आपने क्या करना है, जब भी कोई भी कैलकुलेशन करोगे ना, ये जो फैक्टर है ना, ये जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हो तो अक्सर आपके पास क्या है,
डेसिमल प्लेसेस बहुत ज्यादा आ जाती हैं, इसके आगे 983 ये वो लिखा होगा, तो आप सोचते हो कि यार हम कहाँ तक डेसिमल प्लेस चूज करें। बेस्ट क्या है कि आपने ये जो इंटरेस्ट फॉर्मूलाज वाले कोई भी फॉर्मूला यूज हो रहा है, 4 डेसिमल प्लेसेस ही चूज करनी है, 4, ठीक है। अगर आप 3 करोगे ना, सपोज 9 नहीं लगाया, तो आपके आंसर में हल्का सा फर्क आएगा, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, हल्का सा फर्क आएगा। मसला क्या है कि जब आपका ये तो आप मैन्युअली कैलकुलेट करते हो तो यूं आता है ना, ठीक है, सारा आंसर आपका आता है, ठीक है, ज्यादा डेसिमल प्लेसेस भी आ सकता है। असल में क्या होता है कि ये वाली चीज आपके टेबल्स में गिवन, टेबल्स है इंटरेस्ट के प्रॉपर, जिनमें 12% इंटरेस्ट रेट पे और सारी वैल्यू गिवन है एन पे, कितनी होगी इतनी होगी इतनी होगी, उस टेबल पे ना 4 डेसिमल प्लेस ही यूज होते हैं, ठीक है। 4 जब यूज होते हैं तो उनका आंसर भी कुछ इस तरह आता है। जब आप एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट अगर एमसीक्यूज के लिए आप आंसर चाहते हो ना, जैसा मैंने कोई एमसीक्यू बनाया तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट टेबल से वैल्यू ली और जो आंसर आया वो लिख दिया। अब आपको तो डायरेक्ट नहीं पता, आप टेबल से तो नहीं निकालोगे, आप मैन्युअली निकालोगे। जब आप मैन्युअली निकालोगे तो हो सकता है आप कहो कि जी हम 2 डेसिमल प्लेसेस ले लेते हैं। जब 2 लोगे तो फिर आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा, उस फर्क की वजह से आप एमसीक्यूज में कंफ्यूज हो सकते हो कि यार आंसर में 12-13 रुपए या जितने का भी फर्क क्यों है, ठीक है। तो अगर आपको एक्यूरेट ऐसे ही चाहिए आंसर जैसा हो, तो आपने क्या करना है, जब भी कैलकुलेट करोगे इसे 4 डेसिमल प्लेसेस ही यूज करनी है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बुक में भी देखो जहां भी यूज हुआ है ना, ये निकला फैक्टर 4 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, ठीक है। इसका आंसर भी वैसे क्या है, 4 डेसिमल प्लेस पे। आगे कहीं देखो ये फैक्टर यूज हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है 4 डेसिमल प्लेस, ठीक है। ये बात अब आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, सही। अच्छा जी, तो ये हमारा क्या था, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आंसर आपका निकल आया, ठीक है। अच्छा, अब हम कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल। A state government is planning a hydroelectric project for a river basin. In addition to the production of electric power, this project will provide flood control, irrigation, recreation benefits. अब वो क्या कह रहे हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली हम पब्लिक ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं, तो हम देखेंगे इसमें गवर्नमेंट लोगों के लिए क्या प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रही है, ठीक है। वो प्लान क्या कर रही है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट करे, ठीक है। क्या होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी तो एक तो प्रोड्यूस होगी होगी, दूसरा क्या होगा कि फ्लड कंट्रोल भी होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पानी जो है वो क्या हो जाएगा, बिजली में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारा कुछ, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। इरिगेशन भी हो जाएगी, और भी इसके रिक्रिएशन बेनिफिट्स हैं। अब देखो वो क्या चाह रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट करें तो जितने बेनिफिट्स हो सकते हैं वो हो, ऑब्वियसली, क्योंकि आप पब्लिक वाला जो भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बेनिफिट्स ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो इस वाले जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, इसमें क्या है, काफी सारे क्या है आपके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, the estimated benefits and costs that are expected to be derived from this project are as follows. अब क्या है, आपको ये सारी चीजें गिवन है, डेटा गिवन है, ठीक है, जिसमें से आपने अब देखना है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे आंसर। सबसे पहले क्या है कि इस वाले प्रोजेक्ट की जो इनिशियल कॉस्ट आती है वो ये आती है, ठीक है, 800 लाख, ठीक है। अब क्या है, ये आपकी इनिशियल कॉस्ट आ गई। अगला इन्होंने दिया हुआ है एनुअल पावर सेल, ठीक है, वो आपको कितने दिए हुए हैं, 60 लाख। अब आपको पता है कि क्या क्या चीज जो है वो बेनिफिट है और क्या क्या चीज हमारी किस में आती है, कॉस्ट में आती है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देखो एनुअल पावर जो एनुअल फ्लड कंट्रोल सेविंग्स हैं वो ये हैं, ठीक है। अब ये बेनिफिट सारे हो जाएंगे, एनुअल इरिगेशन बेनिफिट्स इतने रुपीस के होंगे, रिक्रिएशन बेनिफिट्स इतने रुपीस के होंगे, एनुअल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो कि सी है वो कितना है, 30 लाख, ठीक है। और लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 50 इयर्स है, और आई क्या है, जो आपका इंटरेस्ट रेट है 12% है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने हमें ए डायरेक्ट निकाल दिया ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी ये फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ इतनी है,
तो जी आगे जो है इंक्रीमेंट हर साल इतना इतना होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, A1 और जी से A निकालना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दी, ठीक है। तो एक स्टेप आपका वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे पहले हमने निकाल लिए बेनिफिट, ठीक है। बेनिफिट्स कैसे निकाल लिए, एक तो फ्लड कंट्रोल सेविंग्स जो है वो आपकी बेनिफिट्स हैं, प्लस इरिगेशन के बेनिफिट्स हैं, प्लस रिक्रिएशन के बेनिफिट्स हैं। इन सारे बेनिफिट्स को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल ये वैल्यू आ गई, ठीक है, बेनिफिट्स की। अब हमने करना क्या है कि बेनिफिट्स तो ठीक है, लेकिन हमने ये चीज डिसाइड की थी कि बेनिफिट्स को या कॉस्ट को हमने या तो प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट करना है, या फ्यूचर वर्थ में कन्वर्ट करना है, या एनुअल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ बेनिफिट्स तो निकल आए, लेकिन हमें इन्हें इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में ही ऐसे होता है, ठीक है। तो हमने बेनिफिट्स को क्या है, प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कर लिया, जो भी आपके टोटल एनुअल बेनिफिट्स आए ये सारे, ठीक है, टोटल इनको लिखा इधर, ये हो गया टोटल बेनिफिट्स। अब आपको पता है ये एनुअल बेनिफिट्स हैं, ठीक है। हमने ये ए है, ए से हमने पी निकालना है, तो ए से पी निकालने के लिए ये होता है फैक्टर होता है, ठीक है। ये क्या कौन सा फैक्टर है, ये पीछे जो इंटरेस्ट फॉर्मूला है वहां से आपको पता चलता है, ठीक है। 12% पे और 50 ईयर्स पे क्या वैल्यू आएगी, ये मैन्युअली आपने कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसकी वैल्यू क्या आ गई ये, और देखो 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसलिए आप भी कोशिश करें 4 ही लें, ठीक है। फर्क इतना कोई नहीं पड़ता, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पीछे एमसीक्यूज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई करके अब जो आपके पास बेनिफिट्स आए वो किस में कन्वर्टेड है, प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्टेड है। तो अब आपके लिए क्या है, ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया, इजी हो गया लगाना। ये देखो कौन सा, ये, ठीक है, क्योंकि सारों को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वाला आप कर रहे हो, ठीक है। अब देखो कॉस्ट को भी आपने क्या करना है, प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट करना है, दोनों चीजों को, कॉस्ट को भी बेनिफिट को भी, फिर जाके वो क्या है उनका एक प्रॉपर रेशियो निकल सकेगा। अच्छा जी, अब क्या है, प्रेजेंट वर्थ ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कौन कौन सी हैं, एक तो इनिशियल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, जो आपका पी है वो लिख दोगे, प्लस प्रेजेंट वर्थ ऑफ एनुअल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये भी क्या है आपकी कॉस्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, प्लस इसमें ऐड हो जाएगी, माइनस प्रेजेंट वर्थ ऑफ पावर सेल। अब ये उन्होंने क्यों लिखा है कि ये माइनस क्यों होगा, प्लस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये पावर सेल्स है, ये आपको फायदा हुआ है, ठीक है, सेल्स है, ये आपकी कॉस्ट उस तरह नहीं पड़ी है, क्या है, रेवेन्यू की सेंस में आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसलिए इसको हमने कॉस्ट में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अच्छा जी, ये हो गया माइनस, तो हमारे पास इनिशियल कॉस्ट की ये वैल्यू आ गई, प्लस प्रेजेंट वर्ड ये आ गया। अब देखो जब पी से पी निकाल रहे थे कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनुअल से हम पी निकाल रहे हैं, ए से पी निकाल रहे हैं, तो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, ये आपको पता है कौन सा है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया जो सेल्स हैं वो कॉस्ट से माइनस होती है। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि फिर हमने बेनिफिट्स में क्यों नहीं डाल दिया। बेनिफिट्स हम किस तरह के देख रहे हैं, जो ओवरऑल बेनिफिट्स हो रहे हैं लोगों को, ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स, ये सेविंग्स वगैरह, ठीक है, वो हमने अलग रखनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जो पावर सेल्स हुई, ठीक है, ये उनके बारे में, तो ये पैसे मिलेंगे, तो ये क्या है, नेगेटिव इधर आ जाएगा कॉस्ट के अंदर, ठीक है जी। ये आपने क्या है, माइनस कर दिया, सारी वैल्यू आ गई। अब इसको क्या है, इसके साथ भी ऑब्वियसली ए से पी निकाल रहे हो तो फैक्टर तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये आपका फैक्टर आ गया। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपने सारे बेनिफिट्स को ऐड किया और उनको कन्वर्ट कर लिया प्रेजेंट वर्थ में। कैसे होता है, फैक्टर्स वगैरह मल्टीप्लाई करके, आपको पता है। फिर हमने क्या किया, सारी कॉस्ट को इनको ऐड करना है, इस वाले को माइनस करना है, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट को प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट किया, आंसर ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे, ऊपर आ गए बेनिफिट्स, नीचे आ गए कॉस्ट, ठीक है, और प्रेजेंट वर्थ वाली, आंसर क्या आया 1.5। अब हमें स्टेटमेंट लिखना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि हमने बताना है कि क्या ये प्रोजेक्ट ठीक है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को।
हमें पता है जब वैल्यू 1 या ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। Since the BC ratio is more than 1, the state government can implement the hydroelectric project। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या है, करना चाहिए। अगर 1 से कम वैल्यू होती, इसका मतलब होता बेनिफिट कम है, कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, तो वो प्रोजेक्ट हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि 1 या 1 से वैल्यू ऊपर है, इस केस में तो ऊपर है, ज्यादा वैल्यू है, यानी कि कॉस्ट कम पड़ रही है और बेनिफिट क्या है, आपको ज्यादा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए प्रोजेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है एग्जाम्पल, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आर बीइंग कंसिडर्ड। अब देखो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ऊपर वाली जो दोनों एग्जाम्पल्स थी वो सिंपल थी, एक ही प्रोजेक्ट की बात हो रही थी कि उसका BC रेशो निकालें और देखें कि गवर्नमेंट को करना चाहिए कि नहीं। अब क्या केस है कि अब आपको ऑल्टरनेटिव गिवन है, 2 प्रोजेक्ट्स गिवन है, उन दोनों में से कौन सा करना चाहिए, अब आपने ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स का BC रेशो निकालोगे और उनमें से सेलेक्ट करोगे कि ज्यादा बेटर कौन सा है। ठीक है, ज्यादा रेशो किसका है वो वाला सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं, जो इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। पहला जो प्रोजेक्ट है उसका इनिशियल आउटले यानी कि जो P है, इनिशियल कॉस्ट कितनी है, ₹30 लाख, विद नेट रिसीट्स एस्टिमेटेड। आपको पता है कि जो रिसीट्स होती हैं, एक चीज होती है रिसीट्स, एक होती है पेमेंट। ठीक है, पेमेंट्स वो पैसे होते हैं जो आपको पे करने होते हैं, वो आपकी कॉस्ट होती है। रिसीट्स कौन से हैं, जो पैसे आपको मिल रहे हैं, वो आपके क्या है, बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, नेट रिसीट्स यानी कि जो बेनिफिट है वो कितना हो गया, ₹9 लाख पर ईयर। ठीक है, पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, या क्या है, लाइफ आपकी कितनी आ गई, 5 ईयर्स, और नेट बेनिफिट आपका ये आ गया, इनिशियल कॉस्ट आपकी आपने ये लिखी थी 30 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, एनुअल इक्विवेलेंट ऑफ इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने कैसे डिसाइड किया कि हम एनुअल इक्विवेलेंट निकालें, पीछे में इन्होंने कैसे डिसाइड किया कि जी प्रेजेंट वर्थ निकालें। पीछे तो आपके पास सिंपल आपको समझ आ रही थी, ठीक है, कि प्रेजेंट वर्थ ही यूज होगा। ठीक है जी, क्योंकि क्या है यहाँ पे ये सारा एनुअल तो गिवन था, लेकिन आपने क्या किया, उसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर लिया, प्रेजेंट वर्ड में कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि दोनों को कैलकुलेट करना पड़ रहा था। अब यहाँ पे एक चीज ऑलरेडी कन्वर्टेड है, देखो ये जो बी है, जो आपका बेनिफिट है वो पर ईयर का है, इसका मतलब है ऑलरेडी आपको एनुअल इक्विवेलेंट बेनिफिट गिवन है, तो जो कॉस्ट है आपको समझ आ जाती है कि प्रेजेंट वर्ड के बजाय हम क्या करेंगे, एनुअल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बेनिफिट भी एनुअल इक्विवेलेंट में, आपने बेनिफिट और कॉस्ट को सेम चीज में कन्वर्ट करना है। बेनिफिट ऑलरेडी एनुअल इक्विवेलेंट में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता उसको भी प्रेजेंट में करो, दूसरे को भी प्रेजेंट में करो, उससे ज्यादा क्या इजी है कि आपको बेनिफिट गिवन है तो आप सिर्फ कॉस्ट को एनुअल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो और रेशियो निकाल लो। अच्छा जी, अब जो आपकी कॉस्ट है वो ये थी, ये इसी तरह आ जाएगी। आप क्या निकाल रहे हो, आपकी वैल्यू क्या है, P से आप A निकाल रहे हो। जब P से A निकालोगे तो कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, ये भी फॉर्मूला क्या है, गिवन है, आपको पता है, ये पीछे जो इंटरेस्ट फॉर्मूलाज है उनमें से है। इसको कैलकुलेट किया 10% पे और 5 ईयर्स पे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, फैक्टर आ गया 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, टोटल आपका आंसर आ जाता है, कॉस्ट आ जाती है। डायरेक्ट करेंगे इसका बेनिफिट कॉस्ट रेशो क्या है, आपका बेनिफिट आपने ऊपर ये लिखा एनुअल, फिर एनुअल कॉस्ट ये लिखी जो आपने कैलकुलेट की। ठीक है, तो आपका क्या है 1.137। अब ये आया आपके पास एक ऑल्टरनेटिव का, अब आप दूसरे ऑल्टरनेटिव के लिए इसी तरह निकालोगे और उसमें से क्या है सिलेक्ट कर लोगे। देखो सेकेंड ऑल्टरनेटिव का हम एक दफा देख लेते हैं पीछे न्यूमेरिकल में कि डाटा गिवन क्या है सेकेंड ऑल्टरनेटिव के लिए। पहले के लिए उन्होंने ये दे दिया, फिर उन्होंने कहा कि द इनिशियल आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट 2 इज दिस, अब उसके लिए भी उन्होंने P बता दिया। नेट रिसीट्स यानी कि जो बेनिफिट है पर ईयर, ऑलरेडी यहाँ पे भी क्या है, जो बेनिफिट है वो एनुअल इक्विवेलेंट में कन्वर्टेड है।
ठीक है, तो इसलिए आप सिर्फ कॉस्ट को कन्वर्ट करोगे और सिंपल आंसर निकालोगे। यहाँ n क्या है 7, ये बात याद रखनी है। a के लिए जो था अल्टरनेटिव 1 उसके लिए n 5 था और b के लिए क्या है 7 है। तो अब जहाँ n यूज होता है पहले के लिए 5 लगाओगे, इसके लिए 7 लगाओगे। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू नहीं है। यूजिंग द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो विच प्रोजेक्ट वुड यू सिलेक्ट। तो इसका मतलब है हमें पता चल गया कि दो हैं ऑल्टरनेटिव्स, दोनों के आपने BC रेशियो निकालना है और उसमें से सिलेक्ट करना है। इंटरेस्ट रेट दोनों के लिए 10% ही यूज होगा। ठीक है, बस n क्या है आपने डिफरेंट रखना है। तो ये आपके पास सारा आ गया। तो A2 के लिए बिल्कुल सिंपल क्या है, हमारे पास सोल्यूशन हो जाता है। कैसे, P गिवन है, नेट बेनिफिट्स आपके पास यानी एनुअल इक्विवेलेंट बेनिफिट आ चुका है, लाइफ आपको पता है, सिर्फ कॉस्ट को आपने क्या है एनुअल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कर लेना है, कॉस्ट जो गिवन है ये वाली P, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना है फैक्टर, क्योंकि आप P से A निकाल रहे हो। ठीक है, अगर P से प्रेजेंट वर्थ ही निकाल रहे होते कोई फैक्टर मल्टीप्लाई ना होता, लेकिन क्योंकि P से A निकाल रहे हो तो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, जो कि क्या है ये है। ठीक है, 10% और ईयर्स अब क्या यूज करोगे 7 यूज करोगे। ये कहाँ से आया, पिछले चैप्टर से। ठीक है, जो आप पिछले लेक्चर्स ले चुके हैं। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर्मूला से। आंसर कैसे निकलेगा, 4 डेसिमल प्लेस का इन्हें निकाल लिया, आंसर आ गया ये, कॉस्ट आ गई। अब देखो हमारा एनुअल इक्विवेलेंट जो बेनिफिट था वो ये था बी का, बी प्रोजेक्ट का, वो हमने लिख लिया डिवाइडेड बाय एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, जो एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट आपने कैलकुलेट की वो आ गई, डिवाइड किया तो आंसर आया 1.217। अब सिर्फ ये नहीं बताना कि ये ठीक है कि नहीं, दो अल्टरनेटिव्स के बीच में कंपैरिजन बताना है। तो हम दोनों के BC रेशो को चेक कर लेते हैं। पहले वाला जो अल्टरनेटिव था ये अल्टरनेटिव 1, इसका आया 1.137, 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली प्रूफ तो है कि ये भी कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड अल्टरनेटिव है इसका आया 1.217, ज्यादा बेटर कौन सा है ये। इसका क्या मतलब है, इसमें कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज्यादा है दूसरे के मुकाबले, तभी जो हमारा BC रेशियो है वो बड़ा आया है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ऑफ अल्टरनेटिव A2 इज मोर देन दैट ऑफ अल्टरनेटिव A1। ठीक है, ज्यादा आ गया, hence alternative A2 is to be selected। ठीक है, A2 सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या है हमारा, बिल्कुल इसमें क्या है, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है, सिंपल तरीके से उन्होंने क्या है BC रेशियो निकाल लिया। नीचे उन्होंने क्या लिख दिया, कंपैरिजन 35 ईयर पीरियड के उसमें हुआ है, क्यों, क्योंकि कॉमन मल्टीपल इन्होंने निकाला है अल्टरनेटिव 1 और 2 का। ठीक है, 1 का आपके 5 ईयर्स थे, सेकंड का 7 था, तो वो कॉमन उनका क्या आ गया 7 5 था। ठीक है, उसमें इतना कोई सोचने की बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका क्या है रेशो निकल आया और आपने सेलेक्ट कर लिया ये ऑल्टरनेटिव। तो इस तरह बेसिकली इन्होंने हमें क्या बताया कि किस तरह आप जो पब्लिक ऑल्टरनेटिव्स होते हैं वो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो के थ्रू सेलेक्ट करते हो कि विच ऑल्टरनेटिव इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अच्छा जी, ये अब बाकी एग्जाम्पल्स जो है ना ये बिल्कुल इसी तरह है, ये आपने अब कर लेनी है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पे 3 एग्जाम्पल्स मैंने करा दी, बाकी भी कुछ इतनी है, ज़्यादा नहीं है और इजी है। ठीक है, सब में डाटा गिवन है, आपने देख लेना है, इनको प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको असाइनमेंट क्विज या एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह है जिसमें आपको कहा हुआ है कि सिर्फ इस जो भी न्यूमेरिकल गिवन है, जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है सिर्फ इसका BC रेशो निकालो, तो वो आपने सिंपली निकाल लेना है। ठीक है, अगर कहीं पे मेंशन्ड है कि फ्यूचर वर्थ वाला निकालो तो फिर आपने प्रेजेंट, जिस तरह आपने देखा एक जगह प्रेजेंट में आपने कन्वर्ट किया, एक जगह आपने एनुअल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया, उस तरह नहीं करना। अगर मेंशन्ड है फ्यूचर में तो फिर आप क्या करोगे, उसको फ्यूचर में बेनिफिट और कॉस्ट दोनों को कन्वर्ट करोगे। ठीक है जी, बाकी क्या है मैं आपको बता रही थी कि जिस तरह अगर एक किसी क्वेश्चन में गिवन है कि ऑल्टरनेटिव्स के बीच में, तो फिर आपने क्या है सब के लिए अलग अलग BC रेशियो निकालना है। जिस तरह यहाँ देख लो, यहाँ ऑल्टरनेटिव A भी है, B भी है, C भी है, यानी कि अब 3 आपके पास ऑल्टरनेटिव है। तो इन तीनों का अलग अलग, सबसे पहले इसका निकालोगे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, फिर इसका, फिर इसका, फिर तीनों के बीच में क्या है आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है जी, तो इसमें हम देख लेते हैं, ये हमारे पास सारे आ गए, ये देखो। तो इनमें से बेस्ट कौन सा है, हमें पता है कि ये जो है क्लियरली ये एलिजिबल नहीं है।
क्यों? क्योंकि पहली बात है 1 से कम है, ठीक है, ये बेस्ट है, तो अल्टरनेटिव ए सेलेक्ट होगा। इधर नीचे लिख भी दिया कि इट इज क्लियर दैट अल्टरनेटिव ए इज द ओनली एलिजिबल अल्टरनेटिव बिकॉज BC रेशियो ऑफ ईच ऑफ द अदर अल्टरनेटिव्स इज लेस देन 1, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ए एलिजिबल है तो क्या है, वो बेस्ट है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये क्या है आपका, ये वाला चैप्टर भी क्लोज होता है। ठीक है जी, अब कोई भी क्वेश्चन हुए तो आपने जो अपना लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें क्या है मुझसे पूछ लेना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।